देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। एक दिन में 3,800 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के केस हर दिन 2.4% की दर से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,960 मामले सामने आए हैं। वहीं 311 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर 26% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी ये तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज सुबह 10:30 बजे तक का वक्त दिया है, जिसमें केंद्र को ये बताना होगा कि राजधानी में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। केंद्र ने हाईकोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन अदालत ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का हल क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट पर हादसा रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से हुआ है। मृतकों में एक प्लांट का कर्मचारी और दूसरा रिफिलिंग के लिए आया व्यक्ति शामिल है। हादसे के वक्त प्लांट के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। ये सभी लोग सिलेंडर रिफिलिंग कराने आए थे। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी पर भी कोरोना का शिकंजा कसने लगा है। बुधवार को दिल्ली में एनएसजी के ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार झा ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक उन्हें समय पर आईसीयू बेड नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। वीरेंद्र 22 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब उनकी हालत ठीक थी, लेकिन 4 मई की शाम अचानक वीरेंद्र की हालत बिगड़ गई। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे आ गया। महाराष्ट्र के बीड में टीकाकरण केंद्र पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। टीकाकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। तभी कुछ युवकों का पुलिस के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि बीड के पुलिस उपाधीक्षक को कुछ युवकों ने पीट दिया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र पर मौजूद बुजुर्गों और महिलाओं में हलचल मच गई। मेरठ के एक निजी अस्पताल का दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ हंसते हुए कट जाए रास्ते गीत पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मरीज और नर्सेज एक दूसरे के साथ नाचते नाचते तालियां बजा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज के दौरान मरीज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए अस्पताल में कुछ ऐसा किया गया है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार पर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की किल्लत है। लोगों को निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां 57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 920 लोगों की जान गई है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई में 3,879 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नागपुर में भी मौत की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां 24 घंटे में 82 लोगों की जान गई है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बात की है और आगे की तैयारियों पर मंथन कर रहे हैं। बेंगलुरु में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, जहां 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बेंगलुरु देश का पहला ऐसा शहर है जहां एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वहीं कर्नाटक का भी कोरोना से बुरा हाल है, जहां 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दक्षिण भारत में कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। केरल में एक दिन में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 58 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 85 मरीजों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए केस सामने आए हैं, जबकि 71 लोगों की मौत हुई है। वहीं बंगाल में भी अब रैलियों का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 103 के पार गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। 7,500 नए पॉजिटिव आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 127 है। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोविड संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कर्नाटक के हुबली में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के चेंगालपट्टू में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली। बगैर ऑक्सीजन के 11 मरीजों की मौत हो गई। अनंतपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की जान चली गई। ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गई है। ये दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। पश्चिम बंग राज्य मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मतभावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हইয়া सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्यायचरण करिब। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चुनावी हिंसा को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली। शपथ लेने के बाद दीदी ने कहा कि बंगाल में किसी तरह की हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए। बंगाल में शांति थी, है और रहेगी। इसके बाद माइक राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने थामी और कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। गवर्नर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, सीएम ममता ने जवाब दिया कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। जो हुआ उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम नई व्यवस्था बनाएंगे और बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा की घटना नहीं होगी। I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत जारी है। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी ने तीसरी पारी की शुरुआत खून से सने हाथों के साथ की है। बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को राज्य द्वारा प्रायोजित बताया। अगर मैं इस ट्रेजेडी के बारे में कहूंगा, ठीक है, जनादेश में ममता जी जीत गई, लेकिन मानवता हार रही है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वो स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह
ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ बिफरता और बिखरता हुआ दिखता है, यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। शपथ लेते ही ममता बनर्जी एक्शन में है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के फौरन बाद दीदी ने अस्पतालों का दौरा किया और कोरोना के हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड मैनेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि राज्य में पर्याप्त वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार की दो जिम्मेदारी है। एक जो उन्होंने हमें कहा था पार्लियामेंट के पटल पे कि राज्यों का अधिकार आबादित है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो अपील करके या नया कानून बना के या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हमारे अधिकारों को आबादित करने का काम करे। एक दूसरा, कोर्ट में जिस तरह से कहा गया कि ये अधिकार बैकवर्ड कमीशन को है कि वो जांच कर राष्ट्रपति को पास भेजे और राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार, अभी तक उन्होंने बैकवर्ड कमीशन की स्थापना नहीं की है, तात्काल रूप से करे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा समाज किस तरह से बैकवर्ड है, एसबीसी का आरक्षण कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम मुहैया कराएंगे, मांग करेंगे। कोरोना संकट के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पंजाब के अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपना 12वां जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया। किसान नेताओं ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है कि खेती कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कोरोना के दौर ਵਿੱਚ बहुत सच्चोपंद ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਉਜੜਨਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में देश के जाने माने दो पहलवानों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इस कदर बढ़ा कि 23 साल के पहलवान की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मृतक पहलवान सागर भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। सागर मॉडल टाउन इलाके के जिस घर में रह रहा था वो सुशील पहलवान का बताया जा रहा है। सागर और सुशील के बीच इसी घर को लेकर विवाद था और पहले भी झगड़ा हो चुका है। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। युवक पर अपनी चचेरी बहन को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि मनप्रीत सिंह नाम का शख्स रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसकी चाची और चचेरी बहन ने उसे रोका। विवाद बढ़ा तो मनप्रीत सिंह ने दोनों महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक किसान के घर में चोर घुसा, लेकिन घर के लोगों की नींद टूट गई। चोर को पकड़ने के लिए किसान और उसके बेटे ने पीछा किया। बचने के लिए चोर ने किसान और उसके बेटे को गोली मार दी, जिसमें किसान के बेटे की मौत हो गई। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर चोर को पकड़ लिया और पीट कर आरोपी की हत्या कर दी। झारखंड के देवघर में पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है। बुधवार को 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मोबाइल नंबर से फोन करके लोगों से ठगी किया करते थे। आरोपियों के पास से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन और एटीएम बरामद किया गया है। कोरोना संकट के बीच कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीच सड़क पर पति पत्नी जमकर मारपीट करते दिख रहे हैं। मारपीट इतनी जोरदार हुई कि घर वालों के बचाने पर भी दोनों एक दूसरे को मारते रहे। बताया जा रहा है कि इन दोनों पति पत्नी का विवाद कई दिनों से चल रहा था, जो आज